Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 12, continuation of alternating current chapter. Today we are going to solve numerical based on transformer. So वैसे ट्रांसफॉर्मर का डेरिवेशन हमने किया था लास्ट क्लास में. So कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूं. जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हमारे लिए होगा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको हम यहाँ पे K से रिप्रेजेंट करेंगे. यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय R ऑल्सो, सो दैट्स अप टू यू. So K is equal to, it will be number of turn in the secondary coil upon number of turn in the primary coil equal to EMF in the secondary coil upon EMF in the primary coil equal to current in the primary coil upon current in the secondary coil. As far you know, number of turns और EMF क्या होते हैं, directly proportional होते हैं, but number of turn और EMF current के साथ में inversely proportional होते हैं. So I hope you people are aware about it. अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज कि अगर आपको इसमें कोई भी रेशियो आप फाइंड आउट करके, लाइक ना मुझे करंट और ईएमएफ में से, लाइक 2 ईएमएफ गिवन 1 करंट गिवन 1 करंट आई नीड टू फाइंड आउट. तो ये 4 का कोई भी आप पेयर कंसिडर करो, 4 का एक ग्रुप बना लो, उसमें से कोई भी एक क्वांटिटी मिसिंग है, यू कैन फाइंड आउट. सो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. नंबर ऑफ टर्न करंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ईएमएफ करंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है. बट सपोज दैट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है तो इसमें से कोई एक टर्म भी मिसिंग है तो दूसरे टर्म का इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो. सो इट्स नॉट अ बिग टास्क. ठीक है. अब इसके बाद जो है एफिशिएंसी है, ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसके ऊपर बेस्ड होंगे. काफी सारे कॉन्सेप्ट इनमें से मोस्टली हम देखेंगे, इसमें से काफी सारी चीजें मिलेंगी हमको. तो जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होता है, ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. ठीक है. मतलब सेकेंडरी का जो पावर होगा अपॉन प्राइमरी का पावर. तो अब यहाँ पे होगा पावर का फॉर्मूला होगा ईएमएफ इंटू करंट. सो ईएमएफ इन सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी अपॉन EMF in primary into current in primary. ये हो गया एफिशिएंसी की वैल्यू. अब हो सकता है ना एफिशिएंसी की वैल्यू कितना दिया होगा. अब एफिशिएंसी की वैल्यू अगर ना ईटा इज इक्वल टू 100% है, अगर एफिशिएंसी की वैल्यू 100% है तो ईटा इज इक्वल टू 1. जब ये 1 होगा तो क्या होगा, प्राइमरी का जो पावर होगा सेकेंडरी का पावर इक्वल होगा, और ES इंटू आई एस इक्वल टू EP इंटू IP. बट अगर मान लो इनका एफिशिएंसी 100% है, सपोज इट इज गिवन एज x% दिया हुआ है, तो क्या करना है, जो x की वैल्यू है उसको आप 100 से डिवाइड कर दो. सो व्हाट एवर वैल्यू यू गेट यू आर गोइंग टू पुट इट ओवर हियर. ठीक है. बट अगर मान लो आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, थिंग्स आर वेरी सिंपल. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर आपको लेना है. ठीक है. तो एक और पॉइंट है जो हम मेंशन कर लेते हैं कि अगर मान लो सर्किट में इन्होंने रेजिस्टेंस दिया है, दे हैव गिवन रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में रेजिस्टेंस दिया है, और दे हैव मेंशन अबाउट द इंपेडेंस. ठीक है. और ना सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस एक ही इंपेडेंस मिला है, तो मोस्टली केसेस में क्या, देखो इनपुट पे तो इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना. अगर उन्होंने रेजिस्टेंस दिया है फिर करंट पूछे तो मोस्टली ऐसा होता है कि ये आउटपुट से ही रिलेटेड होता है, आउटपुट इन द सेकेंडरी कॉइल. तो ये ना आर सेकेंडरी कॉइल को रिलेटेड है, जेड भी सेकेंडरी कॉइल को रिलेटेड है. समझ में आ रहा है. तो सेकेंडरी कॉइल को रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट होगा, ईएमएफ और करंट का रेशियो विल गिव यू रेजिस्टेंस, बराबर, या आपको देगा वैल्यू ऑफ इंपेडेंस. तो ये क्या होगा, सेकेंडरी का ईएमएफ होगा, सेकेंडरी का करंट होगा. तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड विल सी कि हम ना कितने हद तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. और जो भी क्वेश्चन है सब बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो विल सी कि हमें क्वेश्चन के आंसर आ रहे या नहीं आ रहे. ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, एंड आई डोंट थिंक दैट यू हैव टू पुट दैट मच एफर्ट. जैसा आपको ना बाकी टॉपिक्स में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है, वैसा स्ट्रगल आपको यहाँ पे नहीं है. सो लेट्स सी कि ये बात सही है या नहीं है. सो क्वेश्चन क्या है, अ प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है. देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दे रहा हूं. स्टेप अप इन द सेंस में ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर ना. मतलब मैं समझने के लिए ले लेता हूं, ईएमएफ जो सेकेंडरी का होगा प्राइमरी के ईएमएफ से क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा होगा, करंट सेकेंडरी का प्राइमरी से कम होगा. वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने लिख लिया है. ठीक है. वैसे जरूरत नहीं है. फिर क्या बोले, अ प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स. मतलब जो टर्न प्राइमरी का है वो 100 है. ठीक है. 100 टर्न्स है प्राइमरी का. फिर क्या दिया इन्होंने, and the transformation ratio is also K, also 100. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू भी 100 है. ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का निकालेंगे. तो अब इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी होगी तो मैं सेकेंड क्वांटिटी का इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूं अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है तो. ठीक है. चीजें थोड़ी सिंपल हो गई. फिर क्या बोला इन्होंने, द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर 220 वोल्ट एंड 1100 वॉट. The input voltage and power are, input voltage मतलब EMF ऑफ प्राइमरी कितना है, 220 वोल्ट है.
और जो पावर की वैल्यू है इनपुट पावर, सो इनपुट पावर का वैल्यू कितना है 1100 वॉट है। जब तक ना देखो एक और चीज समझ लेना आप कि जब तक उन्होंने मेंशन नहीं किया ना एफिशिएंसी का मेंशन नहीं करते तब तक आपको इमेजिन करके चलना है कि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही होगा। योर अजम्पशन इज दैट इट विल बी आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। तो क्या क्वेश्चन बोला कैलकुलेट, क्वेश्चन बोला कैलकुलेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी। आपको सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितना वो कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हूं, बस टर्म लिख रहा हूं जो हमें कैलकुलेट करना। करंट इन दी प्राइमरी, प्राइमरी में करंट कितना है वो कैलकुलेट करना है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्या है वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का ईएमएफ भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है करंट इन दी सेकेंडरी, सेकेंडरी में करंट में कैलकुलेट करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पावर इन दी सेकेंडरी, सेकेंडरी का पावर भी कैलकुलेट करना। ठीक है, पावर इन दी सेकेंडरी। तो 1 to 1 करके हम इनको क्या करते हैं अभी टैकल करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है सेकेंडरी में, और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में पूछा है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, तो देयर इज नो इशू। तो सोल्यूशन वाला पार्ट में यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का नंबर ऑफ टर्न से क्या लेना देना है, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। मैं यहां नेक्स्ट में ही सॉल्व कर लेता हूं ताकि जगह मिल जाएगा हमको बाद में और भी क्वेश्चंस के लिए। तो 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का भी आपको कैलकुलेट, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, ये 100 है। ये सीबीएसई एग्जाम में 2006 में पूछा हुआ है। ठीक है, सो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन आया मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये नंबर ऑफ टर्न होगा सेकेंडरी का, करेक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब टोटल 10,000 टर्न्स है। तो एज यू कैन सी ना, यहाँ पे ईएमएफ सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी के कंपेयर में, तो नंबर ऑफ टर्न भी सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी के कंपेयर में। तो दैट इज हैपनिंग ना, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का क्या है प्राइमरी के कंपेयर में ज्यादा है, प्राइमरी का 100 है और उसका कितना 10,000। अब हमें सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है करंट। तो करंट के लिए क्या होगा, देखो अभी करंट के लिए ना, देखो अभी मेरे पास ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो ये रेशियो वाले फैक्टर को छोड़ दो। एक और पॉइंट है जो आपने यहाँ पे ना, पावर फॉर प्राइमरी इज ईएमएफ फॉर प्राइमरी इनटू करंट फॉर प्राइमरी, है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर प्राइमरी का हमको पता है, तो पावर और ईएमएफ सब साइड निकाले, तो ये क्या होगा ईएमएफ फॉर प्राइमरी क्या होता है, ये होता है सॉरी ईएमएफ फॉर प्राइमरी, पावर फॉर प्राइमरी क्या होता है, पावर फॉर प्राइमरी इज द ईएमएफ फॉर प्राइमरी इनटू करंट फॉर प्राइमरी, करेक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं आगे प्रोसीड करूं, तो अगर इसको अरेंज करते हो तो आपको क्या निकला, करंट फॉर प्राइमरी निकालना है। तो करंट फॉर प्राइमरी का होगा पावर फॉर प्राइमरी अपॉन ईएमएफ फॉर प्राइमरी, है ना। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो करंट फॉर प्राइमरी क्या हो जाएगा, पावर फॉर प्राइमरी क्या होगा 1100 वॉट है, करेक्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड ईएमएफ फॉर प्राइमरी क्या है 220 है, तो ये कैंसिलेशन, तो 11 10 जा 11 2 जा, तो कैंसिल होगा 5। सो प्राइमरी में करंट कितना होगा 5 एम्पियर हो गया, क्लियर। सो सेकंड क्वेश्चन का था, फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर होगा, थर्ड का आंसर होगा ईएमएफ फॉर सेकेंडरी। ईएमएफ अगर प्राइमरी का दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, तो सेकेंडरी का हम ईएमएफ आराम से निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं ईएमएफ फॉर सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट, है ना। इक्वल टू के होता है, या उसको आगे पीछे भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहां पे मैं साइड में वैल्यूज रख देता हूं। ईएमएफ सेकेंडरी का हमको निकालना है, प्राइमरी का ईएमएफ कितना है बॉस, प्राइमरी का ईएमएफ है 220 वोल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 100 है, करेक्ट। तो ईएमएफ फॉर सेकेंडरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,000 वोल्ट हो गया, मतलब इनपुट 220 वोल्ट है बट आउटपुट जो होगा या सेकेंडरी का होगा 22,000 वोल्ट। तो ईएमएफ फॉर सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो स्टेप अप के रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इज द करंट इन द सेकेंडरी। तो समझो करंट प्राइमरी का आपको पता चल गया, तो सेकेंडरी का करंट भी आप निकाल ही लोगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से देख लो। तो मतलब करंट, अभी देखो ये ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में ये सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, बट करंट उल्टा है, करंट प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी है। तो करंट प्राइमरी अपॉन करंट सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या है, के है। तो अब अगर मुझे वैल्यू रखना है, तो वो हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे करंट इन द सेकेंडरी निकालना है ना। ये क्या हो जाएगा, करंट इन प्राइमरी अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ठीक है, तो सेकेंडरी के करंट का वैल्यू होगा, करंट इन प्राइमरी कितना है बॉस, करंट इन प्राइमरी हमको मिला 5 एम्पियर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है 100 है। तो ये डिवाइड करने का वैल्यू कितना होगा 0, ये 10 से कैंसिलेशन होगा 0.5 एंड अगेन 0, तो 0.05 एम्पियर हो गया। ये हो गया करंट इन द सेकेंडरी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5, पावर फॉर द सेकेंडरी। अब यहाँ पे ना इन्होंने और कुछ मेंशन नहीं किया ना, तो अब हमको इमेजिन करके चलना कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही होगा। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा, पावर फॉर सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर फॉर प्राइमरी, विच इज व्हाट
1100 वॉट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये 100% एफिशिएंट नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं है। तो पावर जो सेकेंडरी का होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, ईएमएफ फॉर सेकेंडरी इंटू करंट फॉर सेकेंडरी। आप उसके हिसाब से भी ट्राई कर सकते हो, ये और ऑप्शन के हिसाब से। तो ईएमएफ सेकेंडरी का कितना है बॉस, ईएमएफ सेकेंडरी का है 22,000 और करंट कितना है 0.05 है। ठीक है, ये पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो 1100 वॉट ही आएगा, ऑप्शन नहीं दूसरा। समझ में आई बात। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय अ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। मतलब प्राइमरी जो ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय अ, ये नया क्वेश्चन है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ये है। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। जो स्टेप डाउन रहता है, स्टेप डाउन मतलब क्या होगा कि प्राइमरी स्टेप डाउन में जैसे स्टेप अप में ना सेकेंडरी का ज्यादा है तो उसमें सेकेंडरी का क्या होगा, कम होगा। विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट से 22 वोल्ट हो गया है ना। मतलब प्राइमरी में कितना था 220 वोल्ट था, सेकेंडरी में कितना हो गया 22 वोल्ट हो गया। तो देख के भी पता चल रहा है आपको स्टेप डाउन हो गया, करेक्ट। टू ऑपरेट अ डिवाइस विद द इंपीडेंस ऑफ 220 ओम, और ये चीजें जो है ना कहां पे, जिस हम डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं उसका इंपीडेंस है 220 ओम, मतलब इंपीडेंस है। ये डिवाइस को ऑपरेट करो तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये तो आपने पहले भी लर्न किया होगा कि अगर मान लो ये प्राइमरी कॉइल है, करेक्ट, और ये सेकेंडरी कॉइल है, तो जिस डिवाइस को हम ऑपरेट करेंगे वो किधर होगा, वो सेकेंडरी की तरफ ही होगा ना। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम उतना क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या है, ये आउटपुट है हमारा। तो जो आउटपुट होता है वो किसको कनेक्ट होता है, सेकेंडरी को। तो वी हैव टू ऑपरेट आउटपुट का जो डिवाइस, ठीक है ना, आउटपुट पे हमें किसी डिवाइस को ऑपरेट करना, उसका इंपीडेंस का वैल्यू दिया है 220 ओम। तो जैसा अभी आपने देखा ना, अगर रेजिस्टेंस दिया है, इंपीडेंस दिया है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, इट विल बी फॉर द आउटपुट सर्किट, क्लियर। तो अब इंपीडेंस है तो कौन सा फॉर्मूला, ESRS, ES अपॉन IS, वो तो फिक्स हो गया, करेक्ट। बट आपको करंट इन द सेकेंडरी प्राइमरी निकालना है, प्राइमरी निकालना, ठीक है। तो देखो अभी प्रॉब्लम ऐसा है ना कि EP ES है हमारे पास, EP और ES है। अगर मान लो अगर मेरे पास सेकेंडरी का करंट होता तो शायद मैं प्राइमरी का करंट निकाल लेता, बराबर। तो अब जो बात हमको समझ में आई है कि इंपीडेंस दिया है, तो जो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो EMF फॉर सेकेंडरी अपॉन करंट फॉर सेकेंडरी, जो इसका रेशियो होगा वो इंपीडेंस के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट को लिंक्ड है, क्लियर। तो अब आपको इसमें क्या क्या पता है वो देख लो आप। तो EMF सेकेंडरी का आपको पता है कि वो 22 वोल्ट है, आपको करंट सेकेंडरी का निकालना है, बट इंपीडेंस की वैल्यू कितना है 220 है। तो करंट इन द सेकेंडरी को आप उधर लेके चले जाते हो, मतलब IS का वैल्यू, और एक होगा 22 है, उसको क्या किया हम लोगों ने 222 से डिवाइड कर दिया, तो 22 1 जा एंड 22 10 जा, ये कैंसिल का वैल्यू होगा 0.1 एम्पियर। मतलब सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.1 एम्पियर, ये सेकेंडरी का करंट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको प्राइमरी का करंट निकालना है। तो देखो अभी हमको EMF प्राइमरी का पता है, EMF सेकेंडरी का पता है, करंट सेकेंडरी का पता है, मतलब 3 फैक्टर्स पता है ना, एक फैक्टर मिसिंग है, बराबर। तो दैट इज करंट इन द प्राइमरी, तो हम उस रेशियो के हिसाब से, तो करंट इन द प्राइमरी अपॉन करंट इन द सेकेंडरी, ये रेसिप्रोकल होता है उसको EMF को। तो EMF इन द सेकेंडरी अपॉन EMF इन द प्राइमरी, सो उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो करंट इन द प्राइमरी अपॉन करंट इन द सेकेंडरी कितना है बॉस 0.1 है, इज इक्वल टू EMF सेकेंडरी का कितना है, EMF सेकेंडरी का 22 है, EMF प्राइमरी का कितना है, प्राइमरी का EMF 220 है, ठीक है। तो अब ये कैंसिलेशन हुआ तो वैल्यू हो गया आपका 1/10 हो जाएगा। सो अब और आगे बढ़ाते हैं, तो ये IP इज क्या होगा 0.1/10, 0.1/10, तो कैंसिलेशन का वैल्यू और भी छोटा हो गया, तो क्या होगा 0.01 एम्पियर। तो देखो समझना क्या है, ये चीज ना आपको पता होगा कि अगर स्टेप अप में क्या हो रहा था, स्टेप अप में ना EMF सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी के कंपेयर में, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी के कंपेयर में, बट करंट जो होगा सेकेंडरी का वो कम होगा प्राइमरी के कंपेयर में, गॉट इट। बट अगर यही चीजें स्टेप डाउन के लिए होती है तो क्या होता है, EMF सेकेंडरी का कम होता है प्राइमरी के कंपेयर में, नंबर ऑफ टर्न कम होता है प्राइमरी के कंपेयर में, बट जो करंट होता है सेकेंडरी का दैट इज ग्रेटर देन द प्राइमरी। तो यहां पे देखो ये करंट किसका है, सेकेंडरी का है, ये करंट किसका है, प्राइमरी का है, तो करंट किसका ज्यादा हो गया, सेकेंडरी का करंट इज मोर, मतलब क्या होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए न्यूमेरिकल था। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फॉर्मूले के लिए मैंने जल्दी में रब कर दिया, ठीक है, बट फिर भी हम सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल, दैट्स नॉट अ इशू। सो अभी क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर, द
द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट एसी मेंस इज 24 वोल्ट। देखो ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप समझ लो क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट एसी मेंस इज 24 वोल्ट। मतलब अगर ये ट्रांसफॉर्मर है बराबर, ये ट्रांसफॉर्मर ना 240 वोल्ट उसका एसी मेंस है। एसी मेंस मतलब इनपुट हो गया, समझ में आ रहा है क्या? एसी मेंस 240 वोल्ट एसी मेंस मतलब ना मेन जो सर्किट में इनपुट आ रहा है वो 240 वोल्ट हो गया, इज 24 वोल्ट। समझ में आ रहा? स्टेटमेंट को मैं फिर से रीड कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इस केस में। क्या बोला इन्होंने? आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट एसी मेंस, जो 240 वोल्ट एसी मेंस को कनेक्टेड है, मतलब ये इनपुट 240 वोल्ट इनपुट एसी को कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू है 24 वोल्ट। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप जाते हो तो ये होगा ईएमएफ फॉर प्राइमरी दैट इज व्हाट 240 वोल्ट, फिर सेकंड क्या होगा ईएमएफ फॉर सेकेंडरी व्हिच इज गिवन एज 24 वोल्ट। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इशू। अब क्या दिया इन्होंने? व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट अ बल्ब विद रेटिंग 24 वोल्ट एंड 24 वॉट, मतलब ना जैसे 24 वोल्ट इसका जो ना आउटपुट का ईएमएफ है और उतने पे ऑपरेट भी किया है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इन्होंने क्या बताया, जो पावर है ना वो बल्ब का वो कितना है, तो वो हो गया पावर फॉर सेकेंडरी, उसकी वैल्यू कितनी है 24 वॉट है। समझा? मतलब यहां पे सेकेंडरी को क्या हुआ है, जो बल्ब कनेक्टेड है, एक बल्ब कनेक्टेड है सेकेंडरी को, ठीक है, वो जो बल्ब का पावर का वैल्यू दिया और ये सब जो ग्लो होगा, तो उस केस के हिसाब से कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द सर्किट। आपको प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा वो निकालना। तो अभी देखो क्या है, हमारे पास ईएमएफ प्राइमरी का है, हमारे पास ईएमएफ सेकेंडरी का है, करेक्ट। सिर्फ अगर हमारे पास ना ईएमएफ करंट सेकेंडरी का होता, समझ में आ रहा है, अगर करंट सेकेंडरी का होता तो हम करंट प्राइमरी का निकाल लेते। अब करंट सेकेंडरी का कैसे निकालेंगे? एज यू कैन सी हमारे पास पावर सेकेंडरी का है, हमारे पास ईएमएफ सेकेंडरी का है, तो करंट सेकेंडरी का हम निकाल सकते हैं। तो अभी आप मेंशन कर सकते हो कि पावर जो सेकेंडरी का होता है वो होता है ईएमएफ फॉर सेकेंडरी इनटू करंट फॉर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का करंट क्या हो गया, पावर फॉर सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ फॉर सेकेंडरी। सेकेंडरी का पावर कितना है 24 वॉट है बराबर, और सेकेंडरी का ईएमएफ कितना है 24 वोल्ट। कैंसिलेशन का वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पियर। तो हमको सेकेंडरी का करंट मिल गया। अब क्या होगा, ये ईएमएफ दोनों दिया और एक करंट दिया हुआ है, तो सेकेंड करंट हम निकाल सकते हैं। तो रेशियो आपको पता ही है कि करंट अगर आपको प्राइमरी में निकालना तो करंट फॉर प्राइमरी अपॉन करंट फॉर सेकेंडरी इज इक्वल टू ईएमएफ, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ईएमएफ फॉर सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ फॉर प्राइमरी। अब वैल्यूज रख लेते हैं, तो करंट फॉर प्राइमरी, करंट सेकेंडरी का कितना मिला अपने को बॉस 1 एम्पियर मिला, इज इक्वल टू ईएमएफ फॉर सेकेंडरी कितना है 24 वोल्ट है, ईएमएफ फॉर प्राइमरी कितना है 240 है। तो अगर आपको पता होगा कैंसिल का कितना होगा 1/10 हो जाएगा। तो ईएमएफ फॉर प्राइमरी क्या होगा, करंट फॉर प्राइमरी होगा 1/10 व्हिच इज नथिंग बट 0.1 एम्पियर। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा एनालाइज करके भी देख लेते हैं कि ये चीजें ओके है या नहीं है। सो ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन हो गया ना, देखो यहाँ पे वोल्टेज डाउन रहा, तो ईएमएफ फॉर सेकेंडरी ज्यादा होना चाहिए, करंट फॉर सेकेंडरी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ईएमएफ कम हो गया ना, ईएमएफ कम हो गया तो करंट शुड इंक्रीज, क्योंकि ना ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में करंट इंक्रीज होता है बट ईएमएफ डिक्रीज होता है, करेक्ट। तो ये कहां पे देख लो आप जरा कि करंट सेकेंडरी का क्या 1 एम्पियर है, तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा है इन कंपेयर टू प्राइमरी, मतलब जो भी हमने कॉन्सेप्ट किया वो करेक्ट है। नाउ वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। तो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल से है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। एसी मेन सप्लाई को 220 वोल्ट से 11 वोल्ट, मतलब इनपुट को 11 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो एसी मेंस का जो इनपुट है तो मतलब 220 वोल्ट टू कितना हो गया है, इन्होंने बताया 220 वोल्ट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 11 वोल्ट पे। तो इनपुट का ईएमएफ हो गया 220 वोल्ट और जो सेकेंडरी इनपुट मतलब प्राइमरी का ये ईएमएफ 220 हो गया और सेकेंडरी का क्या होगा 11 वोल्ट हो गया। क्लियर? आगे क्या ध्यान है, इफ द प्राइमरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब प्राइमरी कॉइल है ना 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, प्राइमरी कॉइल में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, एंड द सेकेंडरी इज 90 एम्पियर, सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू दे दिया मैंने 90 एम्पियर। तो अभी देखो फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, मतलब दोनों का ईएमएफ है, दोनों का करंट पता है। तो फिर क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, है ना। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ पे आउटपुट मतलब सेकेंडरी हो गया, इनपुट मतलब प्राइमरी हो गया, तो ये क्या होगा ईएमएफ फॉर सेकेंडरी इंटू करंट फॉर सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ फॉर प्राइमरी इंटू करंट फॉर प्राइमरी। सो लेट्स सी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू
ईएमएफ और सेकेंडरी कितना है, वो 11 वोल्ट हो गया। करंट सेकेंडरी का कितना हो गया, करंट सेकेंडरी का 90 एम्पियर हो गया अपॉन ईएमएफ प्राइमरी का कितना होगा 220 वोल्ट हो गया, और करंट प्राइमरी का कितना होगा 5 एम्पियर हो गया। क्लियर? तो अभी देख लेते हैं 11 2 देखिए 20 हो गया। अब वो हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया 90 अपॉन ये कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो एक हिसाब से देखें तो ये ना 0.9 हो गया है ना, वो हिसाब से वैल्यूज। बट अगर मान लो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू कितना होगा 90 हो जाएगा। तो क्या होगा इसकी एफिशिएंसी 90% हो गई। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मर 90% एफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ओनली, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। मतलब ना प्राइमरी जो ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, कब, विथ स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। जो ना स्टेप डाउन कर रहा है, मतलब ये ईएमएफ किसका हो गया, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, और ये ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, मतलब 200 वोल्ट को स्टेप डाउन करके ला रहा है 20 वोल्ट पे। करेक्ट। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। मतलब जो रेजिस्टेंस है ना, जो आउटपुट का वैल्यू है, आउटपुट का डिवाइस होगा ये, मतलब इस डिवाइस को ऑपरेट करना जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। फिर क्या बोल रहे हैं, अज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू बी 80%। जो ना ट्रांसफॉर्मर उसके एफिशिएंसी की वैल्यू 80%, तो ईटा का वैल्यू इज व्हाट 80%। करेक्ट। सो 80% मतलब क्या होगा 80 अपॉन 100, सो ये क्या होगा 0.8 ईटा का वैल्यू। ठीक है। अब हमको ना करंट इन द प्राइमरी निकालना है, बट अभी करंट इन द प्राइमरी ना हम इस वाले फॉर्मूले से निकाले, एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से, जिसमें ना हमको अगर आईपी की वैल्यू को निकालनी है। तो देखो ईटा का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, हमारे पास ईएमएफ फॉर सेकेंडरी है, हमारे पास ईएमएफ फॉर प्राइमरी है, बट ना करंट फॉर सेकेंडरी भी अननोन है हमारे लिए। तो अब क्या है, करंट फॉर सेकेंडरी अगर पता होता तो शायद हम ना एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करके हमने प्राइमरी का करंट निकाल लिया होता। अच्छा, अब इस केस में ना एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये क्यों यूज करना है, मतलब आपके मन में ऐसा भी आ रहा होगा ना कि ये जो आईपी का वैल्यू अगर मान लो आईएस का वैल्यू आ गया, आपके पास ईएमएफ और ये दोनों है, तो हमें ना यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये 80% एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट के केस में वो रेशियो लेके आओ जो ना ES अपॉन, जैसे ये फॉर्मूला, ये कब होगा जब एफिशिएंसी 100% है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द 100% एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है, ये आप समझना। अगर ईटा का वैल्यू 100% है या 1 है तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अदरवाइज हम ना एफिशिएंसी का वैल्यू अगर कुछ और है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम सेकेंडरी वाले पे फोकस करते हैं। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू ना आउटपुट का रेजिस्टेंस है, तो जब हमने पहले डिस्कस किया था रेजिस्टेंस बिलोंग्स टू आउटपुट का थिंग्स मोस्ट ऑफ केसेस में। तो ये आर हो गया, आउटपुट का ईएमएफ क्या होगा ES हो गया, आउटपुट का करंट क्या हो गया IS हो गया। गॉट इट। तो अभी ईएमएफ सेकेंडरी का क्या है बॉस, ईएमएफ सेकेंडरी का है 20, करंट हमको पता नहीं है सेकेंडरी का, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 है, तो वैसे भी देखो तो कैंसिलेशन हो गया ना ये, तो IS अगर वहां पे चला गया तो वैल्यू कितना होगा 1 एम्पियर। द सेकेंडरी का करंट कितना होगा वो हमको पता चल गया, बराबर। अब हमें क्या करना है, प्राइमरी का करंट निकालना है। तो प्राइमरी का करंट एज आई सेड कि अगर आपको ना सेकेंडरी का करंट पता है, सेकेंडरी का ईएमएफ पता है, प्राइमरी का ईएमएफ पता है, तो आप ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब ये 100% एफिशिएंट होगा। बट ये 100% एफिशिएंट नहीं है, तो हम जनरली क्या करते हैं, हमारे पास दोनों का ईएमएफ था, करंट भी था, सेकेंडरी का, प्राइमरी का निकाल लेते हैं। बट ये कितना एफिशिएंट है 0.80% एफिशिएंट है। तो अब उस हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई ईटा इज इक्वल टू ये पावर फॉर सेकेंडरी अपन पावर फॉर प्राइमरी इज इक्वल टू होगा ईएमएफ फॉर सेकेंडरी इंटू ईएमएफ करंट और सेकेंडरी, फिर ईएमएफ फॉर प्राइमरी इंटू करंट फॉर प्राइमरी। ईटा का वैल्यू कितना मिला हमको 0.8, अगर आपने कैलकुलेट किया तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको 80 अपॉन 100 के टर्म में पुट करो। ईएमएफ फॉर सेकेंडरी कितना मिला आपने को बॉस, ईएमएफ फॉर सेकेंडरी है 20, करंट फॉर सेकेंडरी कितना है, करंट फॉर सेकेंडरी इज 1 एम्पियर, करेक्ट, अपॉन ईएमएफ फॉर प्राइमरी कितना है 200। फिर आपको क्या करना है, करंट इन द प्राइमरी कैलकुलेट करना। तो ये कैलकुलेशन के बाद कितना होगा 10 हो गया। अब आईपी की वैल्यू आप उधर लेके चले जाओ, यू टेक आईपी दैट साइड, ये क्या होगा 1 अपॉन ये 0.8 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 10 से तो ये 8 हो गया। अब कैंसिलेशन करके देख लेते हैं, तो ये 0 पॉइंट हो गया, 8 बन जा 8 और 2 बचा, 8 2 जा 16 8 5 जा 40, तो 0.125 एम्पियर करंट फ्लो होगा प्राइमरी के अंदर। समझ में आ रही बात। तो ये क्वेश्चन हो गए एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आए होंगे। दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये मुझे नॉर्मल रूटीन लेक्चर के टाइम पे फिनिश कर लेना था, बट अभी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फिनिश एट दैट टाइम ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मैं अभी इसको फिनिश कर रहा हूं। सो ये इसमें काफी सारे क्वेश्चन एक साथ में इंक्लूडेड है।
कब कौन सा क्वेश्चन करेंगे वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, प्लॉट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मतलब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट है ना, ये जो है अगर आप कंसिडर करते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में, तो ये इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बता सकते हो आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी से चेंज होने से आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो अब अगर उसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो व्हाट विल बी द पैटर्न। तो ग्राफ बहुत सिंपल सी बात हो गई इसके लिए कि अगर आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आपने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया है और ये रेजिस्टेंस ले लिया है। एज दे आर सेम कि ना फ्रीक्वेंसी का कोई, तो मतलब मान लो रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है तो यू चेंज द फ्रीक्वेंसी अप टू एनी एक्सटेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी। सो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज। सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। विल कम टू द सेकंड पार्ट कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा, XL इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है ओमेगा L। उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 2πfL मिलेगा। गॉट इट। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो XL की वैल्यू है ना वो अगर आपको ध्यान से देखोगे इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो XL की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लेट्स सी इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास। तो व्हेन वी आर टेकिंग द ग्राफ और XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये XL हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दे विल बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस के टर्म में। तो कैपेसिटेंस के टर्म में लोगे तो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। तो मतलब वो वैल्यू क्या, XC का वैल्यू क्या 1/ωc। और अगर उसको ध्यान से हमने एनालाइज किया तो 1/2πfc हो गया। तो XC की जो वैल्यू है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी। दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है। अब ये पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इसके हिसाब से आप जाते हो तो देखो XC की वैल्यू ना एकदम मैक्सिमम है, वो हमको पता नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। करेक्ट ना। सो हमने अज्यूम करना कि ये वैल्यू बस मैक्सिमम वो हिसाब से, तो मैक्सिमम है और ये क्या होगा, इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो आपको ग्राफ ऐसा होगा, इट विल नॉट टर्न टू जीरो बट ऐसा, इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट, मतलब प्लॉट IR, मतलब करंट जो रेजिस्टर में फ्लो होगा, जो इंडक्टर में फ्लो होगा, जो कैपेसिटर में फ्लो होगा बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा उनके ऊपर। तो अभी इसी के साथ में हम उनको भी प्लॉट कर लेते हैं, है ना। सो अगर आप उनको प्लॉट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर चेंज नहीं होगा तो इसके करंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट थ्रू जो रेजिस्टर होगा दैट विल रिमेन सेम। बात समझ में आ रहा है, करंट विल रिमेन सेम, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज। अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है। तो इफ यू विल कंसिडर इन दिस केस, तो अब इस पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं तो ये करंट हो गया इंडक्टेंस का, ये करंट होगा किसका, ये और ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और वैसे मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ कैपेसिटर के लिए, बराबर। ये हो गया किसके अंदर, ये होगा करंट कैपेसिटर का और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो अब समझने वाली बात है ना, आप ध्यान से देखो जरा। एक और चीज है, अगर मैं मान लो करंट के टर्म में इन टर्म्स को रिलेट करना चाहता हूं तो मतलब जो IL की वैल्यू होगी ना वो सम EMF होगा, वो ERMS IRMS जो भी RMS के टर्म में और जिस टर्म में भी आपको कंसिडर करना है, ये EMF अपॉन क्या होगा, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो EMF अपॉन क्या होगा, ये 2πfL ही होगा। तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बराबर है ना। फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी तो आप ऐसा देखो ना, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। और ये फॉर्मूले में देख लो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, इट विल डिक्रीज। करेक्ट। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो फ्लो ऑफ करंट इन इंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है कैपेसिटेंस के केस में। क्या होता है कैपेसिटर के केस में, इफ यू आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस अभी डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब उसको मैं दूसरे तरीके से भी देख लेता हूं कि मान लो कि मैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पे IC इज इक्वल टू क्या होता है 1/, ये EMF अपॉन XC हो गया ना, EMF अपॉन XC। बट एज फार वी नो XC इज 1/ωc, तो ये पूरा वैल्यू ना टर्न होके 2πfc हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख लेना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, IC की वैल्यू क्या होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो करंट इन द कैपेसिटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात। हाँ, अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। एक और क्वेश्चन है इसी में। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो आपको ऐसे 3 डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज इंक्रीज इन ईच केस, है ना। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग मैंने ड्रॉ नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, ये ऑल्टरनेटिंग सभी केसेस में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इफ AC source is changed or frequency of AC source is changed.
मतलब ईएमएफ का वैल्यू बिगिनिंग में सेम है, उनका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी सेम है, सिमिलर पैटर्न में क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। तो क्या होता है, देखो ध्यान से देने वाली बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या रहेगा, ब्राइटनेस उसका वैसा ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द ब्राइटनेस, समझ में आ रहा है। बट अगर आप इस केस में आते हो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज। और इस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज। इस केस में ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस केस में ब्राइटनेस जो होगा वो क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। इस केस में ब्राइटनेस क्या रहेगा आपका, इस केस में ब्राइटनेस जो रहेगा वो इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है। बट रेजिस्टेंस के केस में क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो ना आप अगर समझ लेंगे तो बेटर होगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक इंडक्टर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, इंडक्टर को हमने दो सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बराबर। सो अब एक ऑप्शन है हमने इसको क्या कर दिया, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, दूसरा ऑप्शन में हमने इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसी सोर्स है, कौन सा डीसी सोर्स है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि एक आयरन रॉड है उसको इंसर्ट कर दिया है, तो आयरन रॉड इंसर्टेड है ना, आफ्टर सम टाइम आयरन रॉड इंसर्टेड। तो दोनों केस को देख के हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि कब एसी सोर्स है और कब डीसी सोर्स है। तो देख लेते हैं कि डीसी सोर्स के लिए देखो एक चीज जो आपको समझना है वो है फ्रीक्वेंसी फॉर द डीसी सोर्स वो होता है 0, ठीक है। हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे जिसपे ना ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो अब ये क्या बोल रहे हैं ना कि अगर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 2πfl, बराबर। ये 2πfl के हिसाब से अगर आप जाते हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब ना जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसकी वैल्यू 0 हो गई। उसके अलावा अदर फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है, बट इंडक्टर खुद कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि मैक्सिमम करंट फ्लोस, ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लोस थ्रू सर्किट, फ्लोस थ्रू सर्किट, ठीक है, फ्लोस थ्रू इट भी लिखो तो भी चलेगा। सो अब क्या होगा, बल्ब ग्लोज ब्राइटली, है ना, बल्ब ग्लोज ब्राइटली। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अब ना आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया तो क्या होता है, सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डजंट चेंज, मतलब उसके इंसर्ट करने की वजह से डीसी सोर्स की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, देयर इज नो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू दैट, समझ में आ रहा है। तो ब्राइटली तो क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल नॉट चेंज, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब does not change when rod is inserted in the coil, ठीक है। कॉइल के अंदर इंसर्ट करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा डीसी का। तो मतलब डीसी को अगर आपने कनेक्ट किया तो ब्राइट ही होगा, समझ में आ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत ही ब्राइट होगा और रॉड को इंसर्ट करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये ना क्या है, डीसी सोर्स है। बट अगर एसी सोर्स होता है तो क्या होता है, एसी सोर्स में क्या हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगा, इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक्सएल कम्स इनटू कंसिडरेशन, कम्स इनटू प्ले और कम्स इनटू कंसिडरेशन, जो भी है कम्स इनटू प्ले और कंसिडरेशन और टेक पार्ट, जो भी आपको लेना है वो हिसाब से आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ना एक्सएल आ गया, तो एक्सएल के होने की वजह से बल्ब शाइन्स डीमली, बल्ब शाइन्स डीमली, जो बल्ब है ना थोड़ा सा डीम होगा, उतना शाइन नहीं करेगा। फिर क्या बोलते हैं कि व्हेन रॉड इज इंसर्टेड, सो व्हेन रॉड इज इंसर्टेड, कहां पे इंसर्ट करें हम लोग, इन दी कॉइल, इंसर्टेड इन दी कॉइल। अच्छा, रॉड को इंसर्ट करने से क्या होगा, जो उसका इंडक्टेंस का वैल्यू होगा ना, जो उसका इंडक्टेंस का एक्सएल कम्स इनटू कंसिडरेशन और कम्स इनटू प्ले। तो जो एक्सएल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, व्हेन रॉड इज इंसर्टेड इन दी कॉइल एक्सएल इंक्रीजेस, है ना। अब अगर एक्सएल इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, तो ब्राइटनेस भी डिक्रीज होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, देयरफॉर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस फर्दर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। वहां पे देखो आपको लिखा है डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। क्वेश्चन में क्या है, दे आर आस्किंग इन विच केस बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, मतलब फर्स्ट केस में या सेकंड केस में बल्ब किस केस में ग्लो ब्राइटर ग्लो होगा। तो सबसे पहले तो हो गया एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट है,
तो हमको उनके रेजिस्टेंस में फोकस करने की जरूरत है। तो एक तो मुझे ये समझ में आया कि अगर Z की मैंने वैल्यू ली, किसके लिए लिया, Z की वैल्यू मैं LR सर्किट के लिए ले रहा हूं, और Z की वैल्यू मैं किसके लिए ले रहा हूं, LCR सर्किट के लिए ले रहा हूं। व्हाट विल आई गेट? तो इसके लिए जो वैल्यू है ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, एक्सएल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक छोटा सा ना और भी कंडीशन यहाँ पे दिया हो सकता है कि जो एक्सएल की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट, एक्सी, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन है क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे अजम्पशन के हिसाब से हो सकता है, जैसे ना एक्सएल की वैल्यू अगर मान लो एक्सी से, अगर मान लो एक्सी की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ग्रेटर नहीं होगी, है ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो एक्सी की वैल्यू ग्रेटर होगी एक्सएल से, इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, हो सकता है ना एक्सी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू से 2 टाइम ग्रेटर है एक्सी की वैल्यू, तो जो एक्सएल की वैल्यू उसका 2 टाइम्स लेकर उससे ग्रेटर है। तो जब अगर ऐसा होगा तो जो है ना ये हमारा जो मैकेनिज्म वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा उस पॉइंट हम देखते हैं। तो अब देखो ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, अब एक्सएल में से भी माइनस कर दिया आपने, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब जो एलआर का इंपीडेंस है दैट इज ग्रेटर देन एलसीआर का इंपीडेंस, करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, जब करंट ना एलआर सर्किट में फ्लो होगा और जो करंट एलसीआर सर्किट में फ्लो होगा तो किसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट, क्योंकि इसका इंपीडेंस ज्यादा है, इसका इंपीडेंस ज्यादा, इसका करंट कम होगा, इसका इंपीडेंस कम है तो इसका करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई। बट अगर मान लिया आपने यहाँ पे कि एक्सी की वैल्यू ग्रेटर है एक्सएल से, फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि एक्सी की वैल्यू ना 3XL है ना, अगर मैं एक्सी की वैल्यू को 3XL ले लेता हूं तो उस रूल के हिसाब से अगर आप जाओ यहाँ पे देखो तो ये XL माइनस क्या ले लिया मैंने, 3XL ले लिया उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा -2XL, स्क्वायर क्या होगा 4XL हो गया। तो यहाँ पे क्या सिर्फ XL स्क्वायर हो गया, 4XL स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगी। तो देयर इज सम कंडीशन अप्लाई टू दैट वन कि जो एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर, अगर मैंने एलआर सर्किट को एलसीआर से कंपेयर कर रहा हूं तो उस टाइम पे एक्सएल की वैल्यू जो होगी अगले केस में एक्सी से ग्रेटर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। मगर एक्सी की वैल्यू ग्रेटर देन एक्सएल है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसके अलावा वाली भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दैट विल बी लिटिल अनप्रेडिक्टेबल, कि हम ना प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे उस केस में कि अगर एक्सी की वैल्यू ग्रेटर होगी, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर है एक्सी से तो डिफरेंस करके वैल्यू कम ही आएगा, दैट वी नो, करेक्ट। समझ आई बात। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर जरा थोड़ा ध्यान दो। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, इनका कंपैरिजन का इंडिविजुअल बेसिस पे है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, से व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंपीडेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस करंट और ब्राइटनेस, अगर ना हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया और क्या किया, इंडक्टेंस को इंक्रीज किया, है ना। सो अभी क्या बोल रहे हैं कि Z की वैल्यू को क्या होगा, जो उसके अंदर करंट फ्लो होगा उसके अंदर क्या होगा, जो ब्राइटनेस होगा बल्ब ना उसको क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, कब, व्हेन F इंक्रीज एंड L इंक्रीज, ये सेपरेटली है, एक साथ में नहीं, इंडिविजुअल टर्म में आपको लेना, मतलब व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तब क्या होगा, व्हेन इंडक्टेंस इंक्रीज तब क्या होगा। मैं डायग्राम ए की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग डायग्राम ए। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा, आर स्क्वायर हो गया प्लस क्या होगा, ये एक्सएल स्क्वायर हो गया, करेक्ट। और अगर उसको आगे एक्सटेंड किया तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर हो गया प्लस, अगर इसको एक्सएल की वैल्यू 2πf होती है ना, 2πf, तो 2 का वैल्यू 4 हो गया, पाई का वैल्यू पाई स्क्वायर हो गया, एफ स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया। अब इस बेसिस का आंसर करके देख लेते हैं। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया हमने, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यू कैन सी इंपीडेंस इंक्रीज होगा। यहाँ पे देख लो ना, ये वैल्यू आपने एफ को इंक्रीज किया, ये वैल्यू इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली जेड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इंपीडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। व्हाट हैपेंस टू करंट, तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, इंपीडेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंपीडेंस इंक्रीज हो रहा है, बराबर। तो अब थोड़ा सा स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना आई जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई हो गया ईएमएफ अपॉन क्या हो गया कि इंपीडेंस की वैल्यू। तो अब इंपीडेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, करेक्ट। अब ब्राइटनेस को देख लेते हैं, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली लिंक टू द करंट, मतलब आपको ये पूरा पॉइंट मेंशन करना है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का एक्सएल इंक्रीज होगा, इंपीडेंस इंक्रीज होगा, करंट विल डिक्रीज एंड ब्राइटनेस विल आल्सो डिक्रीज। ऐसा क्लियर। सो ये सारी चीजें हैं। अभी इसके ऊपर जो हमने कंडीशन आपको लग रहा होगा इसके लिए हमने क्यों डिस्कस नहीं किया, इसके लिए हमने डिस्कस किया है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको याद होगा
कि एलसीआर सर्किट में जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो ये हो गया आपका करंट का हो गया और ये हो गया फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो क्या होता है स्टार्टिंग में क्या होता है बहुत लो होती वैल्यू, फिर सडनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि हाई हो जाता है। सडनली मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई हमको मिलता है फ्रीक्वेंसी, मतलब करंट हाई मिलता है सबसे मैक्सिमम, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है। ये अगर आपने रेजोनेंस कंडीशन के टाइम पे डिस्कस करोगे देन यू विल कम टू नो कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है तो एक्सएल की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होती है, स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है एक्सएल का वैल्यू, है ना। इस केस में एक्सएल का वैल्यू मतलब एक्सएल एक्सी का वैल्यू है, तो ऐसे इस केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो यहां तक का स्टोरी अलग है ना। एलसीआर सर्किट में यहां तक की स्टोरी अलग है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो जो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू है ना, क्योंकि इंपीडेंस का फॉर्मूला यही है ना, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है। और जब ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, एट दैट मोमेंट एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होती है, वो इक्वल हो जाती है। और जो उनके बीच का डिफरेंस है ना, एक्सएल माइनस एक्सी का जो वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस दैट टर्न्स टू व्हाट, जीरो, है ना। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। और इस स्पेसिफिक कंडीशन में हमको क्या मिलता है कि जो जेड की वैल्यू होती है ना, ये जैसे जीरो हो जाता है, जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, आर के इक्वल हो जाती है, तब सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम करंट मिलता है। अब अगर इसके आगे जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने लगते हैं तब जो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू है वो उल्टा रिवर्स में चला जाता है, तो स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो करंट भी स्टार्ट डिक्रीज। यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज हो रहा है। जब ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट तो इंक्रीज होगा ही ना, और दिस पार्ट करंट विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि ना देखो ये एक्सएल एक्सी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब जेड का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। एक्सएल एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जेड की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब जेड की वैल्यू डिक्रीज होगी तो करंट ऑटोमेटिकली उसके लिए इंक्रीज होगा। बट एफ ग्रेटर देन एफ आर के लिए लेके जाओगे तो एक्सएल एक्सी का वैल्यू क्या होता है, वो इंक्रीज होने लगता है। तो एक्सएल एक्सी का वैल्यू जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा, तो आर स्क्वायर ये जेड की वैल्यू है ना वो भी इंक्रीज होने लगेगी एक्स आर के लिए। जब जेड की वैल्यू इंक्रीज होने लगी करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आप रेजोनेंस कंडीशन में बहुत अच्छे से देख सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन है रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर, हमें उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो क्या है। क्वेश्चन में दिया है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस बाय कंपेयरिंग ईच अदर। मतलब ये तीन ग्राफ है, यहाँ पे ये करंट का ग्राफ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये ओमेगा आर का मतलब रेजोनेंस कंडीशन होता है। तो यहाँ पे इस ग्राफ के बेसिस पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिटेल्स को। तो अब ये क्या कह रहे हैं ना कि देखो रेजोनेंस कंडीशन का एक सबसे सिंपल सा रूल होता है। रेजोनेंस कंडीशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या है रेजोनेंस कंडीशन का फॉर्मूला, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। समझ में आ रहा है। तो जो पहला पॉइंट है ना, वेरी फर्स्ट पॉइंट से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, इस ग्राफ में कोई भी देखो आप ना फ्रीक्वेंसी को चेंज करो ना, फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज किया 1 2 3 4 5 6 7, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको ये वाले कंडीशन के लिए मैक्सिमम करंट मिला जेड के लिए, उसी फ्रीक्वेंसी पे वाई के लिए भी मैक्सिमम करंट मिला, उसी फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एक्स के लिए भी मैक्सिमम करंट मिला, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आ रहा है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास फॉर्मूला है ना जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये क्या है, आर स्क्वायर है प्लस क्या है ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आर का वैल्यू है ना इसको सिर्फ चेंज किया उन्होंने, है ना। तो व्हाट इज द रिलेशन, मतलब जो एक्सएल का वैल्यू एक्सी का वैल्यू तीनों के लिए रहा होगा वो क्या, मतलब इनका असम्पशन चलो एक्सएल एक्सी का मैंने अलग सेट लिया जेड वाले के लिए, एक्सएल एक्सी का अलग सेट लिया मैंने वाई के लिए, एक्सएल एक्सी का अलग सेट लिया एक्स के लिए, तो क्या होगा फर्क उस कंडीशन में। तो ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट केस में जो हमने समझाया कि ओमेगा आर जो होगा ना एक्स कंडीशन के लिए, जो ओमेगा आर होगा वाई कंडीशन के लिए, जो ओमेगा आर होगा वो कौन सा कंडीशन, जेड कंडीशन के लिए, ये तीनों की वैल्यू सेम होगी विच इज इक्वल टू जनरल ओमेगा आर। और उसका फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, मतलब एल की वैल्यू मिली रहेगी। तो उस बेसिस में जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैपेसिटेंस, मतलब जो फर्स्ट का कैपेसिटेंस है, जो वाई का कैपेसिटेंस है, जेड का कैपेसिटेंस सेम होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो इंडक्टेंस एक्स का होगा, इंडक्टेंस वाई का होगा और इंडक्टेंस जेड का वो भी सेम रहेगा, उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं, क्योंकि एक फिक्स सेट के लिए आपको एल और सी का वैल्यू ये ओमेगा की वैल्यू देगा। समझ में, ये ओमेगा की वैल्यू इसी पर्टिकुलर सेट के लिए आपको मिल रहा है। समझ आ रहा है इस कंडीशन के लिए। तो अब ये क्या हो गया कि मतलब ये वैल्यू फिक्स हो गया, तो आप चेंज इसको कर देते, सिर्फ आर को चेंज कर देते। अब बोले ना रेजिस्टेंस किसका है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो करंट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो करंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। क्लियर। अब किसका करंट ज्यादा है वो अभी आपको देखना है। तो करंट किस में ज्यादा है, एक्स में ज्यादा इन कंपेयर टू वाई और वाई में ज्यादा इन कंपेयर टू जेड। तो करंट मतलब एम्पलीट्यूड करंट है, एम्पलीट्यूड करंट किसका होगा, तो ये आप आई नॉट ले लो, आई नॉट ले लो, ई नॉट अपॉन आर, आई नॉट प्रोपोर्शनल टू आर ऐसे। तो आई नॉट किसके लिए होगा, एक्स के लिए, है ना।
फिर ले लिया हमने आई नॉट किसके लिए, वाई के लिए ले लिया, फिर क्या ले लिया हमने आई नॉट किसके लिए लिया, जेड के लिए लिया। किसके लिए करंट ज्यादा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट एक्स के लिए ज्यादा है, फिर किसके लिए होगा, वाई के लिए ज्यादा, फिर जेड के लिए। तो रेजिस्टेंस को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस एक्स का होगा, जो रेजिस्टेंस वाई का होगा, जो रेजिस्टेंस जेड का होगा, ये इनवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना एक्सएल अभी एल सी की वैल्यूज है ना आपस में, ये देखो ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है तीनों कंडीशन का। मतलब जो यहाँ पे इंडक्टर यूज करेंगे, जो यहाँ पे इंडक्टर, जो यहाँ पे इंडक्टर वो सेम होगा, जो यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर वो सेम होगा, बट एक्सएल और एक्सी की वैल्यू आपस में सेम होगी, जिसके वजह ये वैल्यू का होगा, जीरो हो जाएगा। इट इज सेट इन सच अ वे कि इनकी जो डिफरेंस की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ आर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो अब जिसमें रेजिस्टेंस आपने ज्यादा लगाया होगा उसमें करंट कम मिला होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम लगा उसमें आपको करंट ज्यादा मिला होगा। तो जिसमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस है उसमें आपको मैक्सिमम करंट मिला, मींस हाईएस्ट करंट यू आर गोइंग टू गेट। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन ना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को यूज करके ना ट्रिकी क्वेश्चन बना लेते हैं। सो आई वंस अगेन आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।